हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम देखेंगे एक थेरापी। ओके, ड्रग थेरापी थे, आप जानते होंगे, कैंसर के लिए केमोथेरापी भी जानते होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही नायाब चीज़, वो है जीन थेरापी, राइट। तो व्हाट इज जीन थेरापी? ओके, जीन थेरापी का मतलब हम लोग कुछ छेड़छाड़ करेंगे जेनेटिक लेवल पे, ओके। और कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो विलियम एंडरसन एक साइंटिस्ट थे। इन द ईयर 1970 उन्होंने ये सोच ली कि ऐसा हो सकता है क्या कि जेनेटिक लेवल में कोई जीन हम ऐड कर दे या कोई डिफेक्टिव जीन जो है उसको रिमूव कर दे। ओके, पहले आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग व्हाट इज़ अ जीन। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, तो हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ रखा है, जो सेंट्रल डॉगमा है ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए गेट्स ट्रांसक्रिप्टेड टू द आरएनए, आरएनए गेट्स ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन्स। सो जीन थेरापी देखते हैं क्या है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ जीन थेरापी, देन उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन थेरापी, देन एक्स वीवो, इन वीवो क्या है, एक्स वीवो क्या है, एंड इन वीवो में अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं, रेट्रोवायरल, एडेनोवायरल, लाइपोसोमल, जो मेजर चीज़ है, एंड उसका डिसएडवांटेजेस क्या है और प्रॉब्लम्स किस किस के साथ हुआ था, और उसको अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर कैसे हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए। ओके, जीन थेरापी इज़ द इंसर्शन, ऑल्टरेशन और रिमूवल ऑफ जीन्स विथ एन इंडिविजुअल सेल्स टू ट्रीट द डिजीजेस। अब देख सकते हो ये जीन है आपका, रबर से मिटाया जा सकता है, राइट, या फिर उसको पेंसिल से कुछ दूसरा हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इट्स अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स। आइदर डिफेक्टिव जीन को हटा देंगे, नया जीन इंसर्ट करेंगे, या फिर अगर वो जीन है ही नहीं, नया जीन इंसर्ट कर सकते हैं, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। तो 1970s में जैसे मैंने बताया था ये प्रपोज हुआ था, एंड 1983 में a group of scientists from Baylor College of Medicine started this with Lesch-Nyhan disease, a rare neurological disorder। तो उसमें ये हो सकता है करके उन्होंने प्रपोज किया था, और थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ था, बट कुछ तकनीकी फेलियर्स की वजह से वो रुक गया। देन 1990 में असांते डिसिल्वा, एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी जिसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, SCID, और वो अफ्रीका के रहने वाली थी। एंड उसी के ऊपर शी वॉज द फर्स्ट बेबी और द फर्स्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड ऑन हुम जीन थेरापी वॉज कैरिड आउट। और उसको क्रूशियल एंजाइम जो एडेनोसाइन डीएमिनेज है, अडा एंजाइम, उसको वो रेक्टिफाई हुआ था। सो जीन थेरापी जो है इट्स कैरिड आउट इन 2 ways। एक है जर्म लाइन जीन थेरापी और सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब जो वेजिटेटिव सेल है, ऑब्वियसली जर्म लाइन मतलब तुम्हारा स्पर्म और एग सेल, राइट। जर्म सेल्स जो है, जर्म का मतलब कीड़ा वाला सेल नहीं, ठीक है। जर्म लाइन जो है, जर्म लाइन सेल्स मतलब तुम्हारा सेक्स सेल्स। ओके, सो जर्म लाइन जीन थेरापी में क्या होता है, आपका थेराप्यूटिक जीन्स जो है दैट गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर टू द जर्म सेल्स, मतलब एग या फिर स्पर्म में। ओके, इट इज़ हेरिटेबल एंड पास्ड ऑन टू द लेटर जनरेशन। ऑब्वियसली अगर बाप के ये में होगा तो इट विल बी पास्ड ऑन टू द मतलब बेटा, बेटा के बाद पोता, राइट, पड़पोता, ऐसे। अच्छा, इसमें सेफ्टी एंड एथिकल रीजंस के वजह से उसको रोक दिया गया है। ओके, एथिकली इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट। यू आर डूइंग सम, आई मीन बोला जाता है कि आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसीलिए फॉर द टाइम इट हैज़ बीन स्टॉप। अब आते हैं सोमैटिक सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल, जितना हमारे स्किन सेल हो गया, हेयर सेल हो गया, कुछ भी मतलब जो नॉन सेक्स सेल्स हैं, इसमें थेराप्यूटिक जीन्स जो है दे आर ट्रांसफर टू द सोमैटिक सेल, एंड फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन्स इनटू स्किन सेल, ब्लड सेल, हेयर सेल, ओके, बट इट वॉन्ट बी इनहेरिटेड बाय द लेटर जनरेशन बिकॉज सेक्स सेल्स में गया नहीं, so it won't be, and at present all the researchers have been directed to the correct genetic disorders or you can say diseases
इन दिस केस। नाउ द सोमैटिक सेल जो है ये दो तरह के हैं, हम आगे देखेंगे क्या है। अब देखते हैं जर्मलाइन जीन थेरेपी। आप देख सकते हो द करेक्टिव जीन फॉर द इलनेस सच एज द फैंकनी एनीमिया हो गया या फिर कोई भी चीज़ इज़ फर्टिलाइज्ड एग से इंजेक्शन के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। देन एग्स मटेरियल के साथ वो जुड़ जाता है एंड एग गोज ऑन डिवाइडिंग एंड 9 months later the healthy child is born. Okay, and here the new gene is present in every cell so that the particular child or the later offspring will be free from Fanconi anemia. In case of this germline gene therapy, sperm and egg are modified by the introduction of the functional genes. जो जीन मतलब करेक्टिव जीन होगा and the change due to the therapy would be heritable, generation after generation it will be passed. And अभी जैसे मैंने बताया था कि नेचर से छेड़छाड़ है एक तरह से, तो एथिकली इट इज़ नॉट बीइंग अलाउड। ओके, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी जो है दो तरह का है, एक है एक्स वीवो और एक है इन वीवो। एक्स वीवो, वीवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी, ओके, इन वीवो मतलब बॉडी में भीतर, और एक्स वीवो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो क्या किया जाता है सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस सेल में हम डालते हैं जीन जो करेक्टिव जीन है, और उसको फिर से वो सेल को इम्प्लांट करते हैं, राइट। इन वीवो में क्या होता है, बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं पर्टिकुलर सेल डायरेक्टेड इंजेक्शन से, एंड वो फिर अपना मल्टीप्लाई होता है। तो देख सकते हो इन वीवो जीन थेरेपी में थेराप्यूटिक जीन जो है क्लोन्ड इनटू द जीनोम ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट वायरस, ओके, एंड देन द सेल्स आर ट्रांसड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट वायरस which produce the therapeutic protein. Now the recombinant virus जो वो हो गया, it can be क्या क्या है हम देखेंगे आगे, रेट्रोवायरल हो सकता है, एडिनोवायरल हो सकता है, लाइपोसोमल भी हो सकता है। एंड दीज रिकॉम्बिनेंट वायरस, रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि व्हीकल चाहिए होगा, राइट। मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में कि कोई भी पेशेंट को मतलब घर से मेडिकल या फिर हॉस्पिटल लेने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, vectors are very very essential in this genetic engineering stuff. So the recombinant virus carry the therapeutic gene and get infused into the patient, and further the cloning starts and the multiplication. इस केस में एक्स वीवो में क्या होता है, सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाहर, ओके, सेल को एक्सट्रैक्ट किया गया बाहर, देन सेल्स आर अगेन ट्रांसड्यूस, सेम रिकॉम्बिनेंट वायरस सेम, बस डिफरेंस ये है इन वीवो में इनसाइड द सेल डायरेक्ट कर देते हैं हम, ये बाहर निकाला जाता है सेल, सेल को फिर बाहर निकाल कल्चर करते हैं, कल्चर करके फिर उसके भीतर हम उसको डालते हैं जो थेराप्यूटिक जीन है या प्रोटीन आपको बोल लो। फिर वो जो ट्रांसड्यूस सेल वो एक बार हो गया, प्रोटीन इन्फ्यूज हो गया, प्रोटीन आ रहा है, हम देख लिए, फिर उसको हम डालते हैं अगेन बॉडी के भीतर, राइट। अब एक्स वीवो जीन थेरापी का क्या एडवांटेजेस है, पहला एडवांटेज तो ये है पॉसिबिलिटी टू एक्सपैंड डिफरेंट सेल पॉपुलेशन, ओके, बहुत सारा जो सेल टाइप्स है वो उसमें सब एक सेल में गया दूसरे सेल में चला जाएगा, तो ओबियसली हो जाएगा। इन वीवो में अगर हम एक ही में डालेंगे तो वो एक में ही रहेगा, उस जब तक वो सेल जिंदा रहेगा तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। पर ये केस ये डिसएडवांटेजेस है एक तरह का इन वीवो का। देन नेक्स्ट, एक्स वीवो में हम वो पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट कर सकते हैं इन विच जीन ट्रांसफर हैज ऑकर्ड, ओके, इन वीवो में नहीं हो सकता है जीन ट्रांसफर ना हो, जीन मिसप्लेस हो गया हो या फिर कोई भटक गया हो रास्ता इन वीवो में, पर एक्स वीवो में ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट केस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्यून रेस्पॉन्स। जीन जो गया है, हमारा बॉडी एक ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी में कि बाहर से कोई भी चीज़ आता है, इवन इफ आप देख लो हमारा जो ईयर वॉक्स है या फिर आप देख लीजिए हमारा खुद का मतलब अपना ही बॉडी का वेस्ट बॉडी नहीं रखता है, उसको निकाल देता है, इजेक्शन मैकेनिज्म होता है। सो सिमिलरली कोई भी बाहर का थेराप्यूटिक जीन हो या फिर थेराप्यूटिक प्रोटीन आया अंदर आता है, इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट होता है, ओके, अरे देखता है ये बाहर का एंटीजन की तरह उसे देखता है, घूरता है। इन वीवो में केस में यही होता है, बट एक्स वीवो केस में ये नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स नहीं रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया
जीन इज इंसर्टेड इनटू वायरल डीएनए, फिर वो कॉपी होता है विद सेल्स में, और फिर सेल्स जैसे वो फिर अंदर घुसता है बॉडी के भीतर, एंड जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द थेराप्यूटिक डीएनए। ओके, नाउ टारगेट सेल्स ऑफ द पेशेंट जो है वो रिकॉम्बिनेंट वायरस के साथ जाता है, उसको बड़े ध्यान से उसको करना पड़ता है। इन विवो के केस में इट बिकम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट लाइव होता है, राइट? तो हम इट्स जस्ट लाइक डूइंग लाइव सर्जरी विदाउट गिविंग एनेस्थेसिया। बट एक्स विवो में क्या है, एक पर्टिकुलर सेल को हमने निकाला, ओके, बायोप्सी के जैसे हम सेल निकालते हैं वैसे सिमिलरली सेल निकाला, उसको कल्चर किया, बहुत ढेर सारे सेल हो गए, मल्टीपल फैसेट्स में उसको हमने जीन डाला। हो सकता है किसी में बाइंडिंग हो, किसी में बाइंडिंग ना हो, किसी में रिजेक्शन भी हो सकता है। तो एक तरह से वो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, या फिर उसमें वो पर्टिकुलर जो थेरापेटिक जीन है या प्रोटीन है कब तक वो रह पा रहा है ना? तो वो सब चीज़ें आई मीन कितने पासेस में सेल कल्चर जो हम करते हैं कितने पासेस तक वो रह पा रहा है, तो वो सब चीज़ें पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये जीन इतना तक उसको थेरापी ठीक कर पाएगा और वो रिस्टोर हो पाएगा जो मेन फंक्शन है। तो उसी हिसाब से हम उसको सपोज़ हम ऑल्टर कर सकते हैं, अच्छा इतना दिन के लिए फिर दूसरा डोज दो, तीसरा डोज दो, ऐसा कर सकते हैं, राइट? इन विवो में डायरेक्ट हमने इंजेक्ट किया सेल में, कोई भी पर्टिकुलर सेल उठा लिया और उसको इंजेक्ट किया, या फिर दैट शुड बी पर्टिकुलर टू दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ओके? ऐसे कोई ना आँख बंद करके उठा लिया तो वो पर्टिकुलर डिजीज, सपोज हेयर के हेयर है, स्किन होगा तो स्किन हो लेंगे, ब्लड होगा ब्लड लेंगे, मसल होगा मसल लेंगे, ठीक है? अब द कॉपीज ऑफ द थेरापेटिक जीन आर इंसर्टेड इनटू द वायरल डीएनए अगेन एंड इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, फिर उसके बाद वो फिर डायरेक्ट इंजेक्ट होता है उसमें। इसमें सेल कल्चर तो की ज़रूरत नहीं क्योंकि इन वो है डायरेक्ट सेल की। इसमें एक प्रॉब्लम ये है जैसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इट कैन जनरेट, इट कैन ट्रिगर, और दूसरा क्या है, डिजीजेस जो है हो सकता है चांसेस ऑफ म्यूटेशन ऑल्सो, बिकॉज इन विवो में द लाइव और इट इज़ जस्ट जैसे बोला एनेस्थेसिया दिए बिना हम सर्जरी कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है वो बाइंडिंग ना हो, वो जाके डिग्रेड भी हो जाए होस्ट सिस्टम में। तो ये सब चीज़ों को देख के एक्स विवो इज़ कंसिडर टू बी वेरी वेरी यू कैन से इफेक्टिव और सक्सेसफुल। अब आते हैं द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर। रेट्रोवायरल वेक्टर। अब रेट्रो टर्म जब आता है दोस्तों, ये गांठ बांध लीजिए, रेट्रो मतलब आरएनए वायरस, ओके? रेट्रोवायरल, आर फॉर आरएनए, आर फॉर रेट्रो। रेट्रो का मतलब भी ओल्ड भी होता है, ओके? बट ये सबसे क्योंकि ओल्डेस्ट वायरल वेक्टर भी है तो इसलिए रेट्रो भी नाम जुड़ गया इसमें। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। अब क्वेश्चन ये आता है जब डीएनए में काम करना है तो आरएनए की क्या जरूरत है ना? तो आरएनए को क्या करना पड़ेगा? ओब्वियसली उसको डीएनए में कन्वर्ट होगा। अब आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रूम टेम्परेचर नहीं है ये, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक एंजाइम था जिसको 3 महापुरुषों ने डिस्कवर किया एंड दे वोन ऑल्सो नोबेल प्राइज, ओके? और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के बदौलत हम कोई भी आरएनए हो उसको हम डीएनए में बदल सकते हैं। बस उसमें ये क्या होगा कि तुम्हारा जो इंट्रॉन्स है वो हट जाएंगे क्योंकि आरएनए इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, तो वो उनका कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, राइट? तो रेट्रोवायरल वेक्टर्स आर क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ द रेट्रोवायरल। इसमें वायरस का जो चीज़ें हैं उसको हटा दिया जाता है। क्या क्या ना? गैग, पॉल एनवलप जीन्स जो है, पॉलीमरेज जीन है, एनवलप जीन है और गैग जीन्स है, ये हट जाता है। दीज आर रिप्लेस्ड बाय थेराप्यूटिक जीन। जो थेराप्यूटिक जीन है वो उनकी जगह ले जाता है और
फिर उसके बाद रेट्रोवायरस इन्फेक्ट द होस्ट सेल and it produce a DNA copy from its RNA with the help of reverse transcriptase enzyme. Okay, reverse transcriptase enzyme का दूसरा नाम भी क्वेश्चंस में आ सकता है, याद रखिए, that is RNA डिपेंडेंट, क्योंकि RNA वो क्या करता है, RNA के ऊपर डिपेंड है, RNA इज द टेम्पलेट, और क्या बनाता है, DNA पॉलीमरेज. ओके, डीएनए बनाता है कि नहीं, आरएनए से डीएनए बनता है, पर टेम्पलेट क्या है, आरएनए, राइट, डीएनए बनाता है. सो दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक तरह से देखा जाए. डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम. ओके, दिस इंटीग्रेज एंजाइम कैन इंसर्ट द जेनेटिक मटेरियल इन एनी आर्बिट्ररी पोजिशन. अब देखते हैं पिक्टोरियली कैसे दिखता है. आप देख सकते हो ह्यूमन आरएनए है, ओके, और उसके साथ रेट्रोवायरल आरएनए भी जुड़ गया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसको हम डालें ह्यूमन सेल के भीतर. ओके, देन उसके बाद रिकॉम्बिनेंट आरएनए बन गया, ये आपका हो गया ह्यूमन आरएनए. उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टारगेट सेल के भीतर इन्फेक्ट होके और बन गया आपका डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड फिर रिलीज हुआ, डीएनए स्ट्रैंड रिलीज होके फिर डबल स्ट्रैंडेड बनता है और वो इंट्रोड्यूस होता है जीन के भीतर, सेल के भीतर, होस्ट क्रोमोसोम के साथ वो इंसर्ट हो गया, एंड हेंस अगेन तुम्हारा जीन जो है डिफेक्टिव जीन रिप्लेस होके करेक्ट रेक्टिफाइड होके करेक्ट जीन के साथ वो एम्पलीफाई होता रहता है. नेक्स्ट, एडेनोवायरल वेक्टर. नाउ दीज आर नॉन एनवेलप्ड composed of nucleocapsid and double-stranded DNA genome. These vectors are these viral vectors. And इसमें क्या होता है, वायरल DNA उसका जो एंटीजन और इन्फेक्शियस पार्ट जो है वो हटा दिया जाता है, and therapeutic gene is inserted. They introduce their DNA molecule into the host and the genetic material is not incorporated into the host cell genetic material, but वो रहता है बाहर ही. The DNA molecule is left free in the nucleus and the instruction the DNA is transcribed. Okay, the extra gene are not replicated when the cell is about to undergo cell division. तो देखते हैं कैसे हो रहा है. आप देख सकते हो इधर वायरल डीएनए है, इसको हटा दिया गया है, राइट, और इसके साथ जो है न्यू जीन जुड़ गया है. वेक्टर बाइंड्स टू द सेल मेम्ब्रेन, राइट, वो पैकेज है इन वेसिकल, और वेसिकल ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजिंग द वेक्टर, अंदर घुसा, फिर न्यू जीन को न्यूक्लियस में डालता है एंड सेल मेक्स न्यू प्रोटीन. सो जो डीएनए है वो होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है. ओके, वो क्या करता है, डीएनए अपना वो ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वही प्रोटीन जाके वही प्रोटीन एक्चुअली करेक्ट करता है. सो एक के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जीन जो है डिफेक्टिव जीन को डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, या फिर जो डिफेक्टिव जीन है उसका जो डिफेक्टिव प्रोटीन है उसका उस प्रोटीन की जगह एक अच्छा प्रोटीन हम जो रेक्टिफाइड प्रोटीन है या फिर यू कैन से द थेराप्यूटिक प्रोटीन वो हम डाल सकते हैं. एडेनोवायरल के केस में यही ही होता है. क्लियर. अब आते हैं, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि वायरस का भी लिमिटेशन है कि कभी कभी वायरल म्यूटेट भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी वो डिजीज़ भी, अननोन डिजीज़ को भी बुलावा दे सकते हैं, आइए करके, है ना. इसीलिए एक नया तरकीब सोचा गया, जैसे कि धोने का मतलब है हमारा जो सर्फ का है मिसेलर एक्शन, राइट. आप सभी लोग वाकिफ़ हो गए, साबुन का जो होता है फैटी एसिड टेल होता है, राइट. तो उसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो आउटसाइड की तरफ रहता है बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफोबिक. ओके, एंड जो हाइड्रोफिलिक टेल होता है वो सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, राइट. तो दिस इज कॉल्ड मिसेलर एक्शन बोलते हैं. तो उसी तरह लाइपोसोम जो है, कैटायोनिक लाइपोसोम यूज होता है, और वो एक वेसिकल की तरह एंट्रैप करता है प्लाज्मिड को या पर्टिकुलर वो डीएनए को जो थेराप्यूटिक डीएनए है, और उसी के बदौलत
ये ट्रांसफ़र होता है। आइए देखते हैं क्या है। हियर माइन्यूट स्फेरिकल सैक ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने बताया था, enclosing a water droplet artificially formed to carry the drugs. Okay, liposomes are there. Phospholipid molecule ही है, उनका ग्रुप एक बना हुआ है झुंड, एंड ऐसा बनाते हैं कि वो जो वाटर है इनसाइड वो ट्रैप होगा, एंड द वायरल ट्रांसफर टेक्स प्लेस इनटू द जीन, द न्यूक्लियस। और जो थेराप्यूटिक जीन है लाइपोसोम, इस केस में क्या होता है वो नहीं रहता है, डायरेक्ट एक्चुअली इसमें क्या होता है जीन को ले लेता है वो। ओके, प्लाज्मिड की कोई ज़रूरत भी नहीं है, थेराप्यूटिक डीएनए को डायरेक्ट लेता है। कभी कभी प्लाज्मिड हम उसको साथ भी जोड़ सकते हैं टू मेक इट लिटिल बिट बल्कियर ऑल्सो। नाउ इट्स अ गेम ऑफ चांस। हाँ, इधर एक चीज़ है, ये चांस की बात है, कभी कभी वो जा सकता है कभी नहीं। बट इधर एक बहुत एडवांटेज अच्छा है कि डजंट एलिशिट एनी इम्यून रेस्पॉन्स, इसमें इम्यून रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता है। क्या है देखिए, CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, मोस्टली सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में ऐसा यूज़ होता है। द प्लाज्मिड कंटेनिंग द नॉर्मल CFTR जीन इस कैटायोनिक लिपोसोम में एंट्रैप कर दिया गया। अब उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल ले लेगा, क्योंकि ये भी लिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो भाई भाई दोनों भाई भाई है। तो आइए गेस्ट को वेलकम करता है, फिर एंडोसोमल इनकॉर्पोरेशन होता है, धीरे से वो रिलीज होता है प्लाज्मिड डीएनए जो एंट्रैप है। इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस पे जाके फिर न्यूक्लियोलस से तो अब आपका आरआरएनए बन गया, आरआरएनए राइबोसोम सबसे CFTR जीन mRNA करेगा, mRNA वही mRNA जाके फिर प्रोटीन देगा, ओबियसली ट्रांसलेट होके बाय ट्रांसलेशन प्रोटीन मशीनरी। अब द CFTR इज ट्रांसलेटेड इनटू mRNA विच exits the nucleolus and translate to produce CFTR protein, cystic fibrosis जो therapeutic protein है। The proteins move to the cell membrane and restore the cell lost function। Actually cystic fibrosis में क्या होता है, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन जो है impaired हो जाता है, ओके, जिसके वजह से ड्रग्स और जो मेजर जो ट्रैफिक होता है सेलुलर इंट्रासेलुलर जो ट्रैफिक सिग्नलिंग होता है वो बंद हो जाता है। So for that particular reason, yes, a therapeutic proteins has to be released because protein ही actually तो तुम्हारा अगर एक surfaces को लेके ही compatibility होगा, तो प्रोटीन अगर ख़राब है या प्रोटीन जीन खराब, तो उसी लेवल पे ही वो जोड़ सकता है, उसी लेवल पे वो काम कर सकता है। तो क्योंकि प्रोटीन इधर जो है लॉस्ट है या डिफेक्टिव है, इस केस में प्रोटीन ही बनते हैं एंड प्रोटीन जाके रिप्लेस करते हैं, अच्छे प्रोटीन जाके रिप्लेस करते हैं जो डिफेक्टिव प्रोटीन। तो इस केस में लाइपोसोमल वेक्टर बहुत सक्सेसफुल है एंड इट डजंट एलिसिट एनी काइंड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। तो आज हमने देखा कि कितना 3 तरह के वेक्टर्स से क्या क्या पढ़ा हमने। रेट्रोवायरल एक, नंबर 2 इज़ एडिनोवायरल, देन नंबर 3 इज़ लाइपोसोमल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि इससे कुछ हानि हुई है। यस, अनफॉर्चुनेटली हानि तो हुई है। अब ऐसे एक बच्चा था जेस गेल्सिंगर जो कि 1990 में सिर्फ 18 साल का बच्चा था, उसने दुनिया ही नहीं देखी थी और अपने आंखें बंद कर ली। क्यों? बिकॉज उसको ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी था। मोस्टली देखोगे एंजाइमेटिक एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ऑब्वियसली, तो ये प्रोटीन डिफेक्टिव प्रोटीन्स के वजह से ये सारे फसाद की जड़ है, तो ऐसे डिजीज होती है। और उस केस में क्या हुआ, एडिनोवायरल वेक्टर यूज़ हुआ था। जैसे ही एडिनोवायरल वेक्टर यूज़ हुआ, वायरस ही है ऑब्वियसली, जो भी अपना मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है वो तो दिखाएगा ही। आफ्टर 4 days ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स हुआ अगेंस्ट, क्योंकि एंटीजन उसको रिकॉग्नाइज किया और वो मर गया। तो इस केस में ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और क्या हो सकता है देखते हैं। अनवांटेड इम्यून सिस्टम रिएक्शन भी होगा ऑब्वियसली, बिकॉज योर बॉडीज इम्यून सिस्टम सीज दैट इट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वायरस की देखेगा और इंट्रोडर एंटीजन ही हो जाएगा। देन कभी कभी क्या होता है, बाई चांस हम रॉन्ग सेल्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारा रेडियोथेरेपी कैंसर के सेल में भी होता है, क्योंकि हम जो हेल्दी सेल्स है उसको भी टारगेट करते बाई चांस वो लग जाता है, वो भी एक लिमिटेशन है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग अ ट्यूमर, सोए हुए शेर को जगाना, तो चांसेस आर देयर कि हम उसको
थोड़ा ट्रिगर कर देते हैं एंड ट्यूमर भी बन सकता है वायरल अटैक से और वायरल इनकॉर्पोरेशन से। देन चांसेस आर ऑल्सो देयर म्यूटाजेनिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन हो सकता है इन ऑल दीज प्रोसेसेस। सो बहुत बहुत प्रिकॉशनरीली वी हैव टू डू दिस थेरेपी। ओके, हार्ट और ये हो जाने से क्या होगा, हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, अल्जाइमर, अर्थराइटिस, डायबिटीज़, which are very hard to treat because we need to introduce more than one gene। एक जीन हो तो ठीक है, एक जीन में भी इम्यून रिस्पॉन्स इतने हाल बेहाल हो। जस्ट इमेजिन अगर बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है तो कैसे करेंगे। इस केस में जीन थेरेपी इज़ अ फेल्योर इन दैट वे। सो अगर एक पर्टिकुलर जीन के लिए है तो हम कर सकते हैं, और वो भी बहुत बारीकी से टेकिंग मेनी प्रिकॉशंस। ओके, अगर सेट ऑफ जीन्स आ जाता है तो फिर भाई हाथ जोड़ लो कि नहीं हो सकता है, ठीक है, और इसको दूसरा मेडिकेशंस या फिर दूसरे तरह से थेरेपी अप्लाई हो सकता है। सो आज हमने देखा कि जीन थेरेपी क्या है और जीन थेरेपी कितने तरह के हो सकते हैं और कौन से वेक्टर्स यूज़ होते हैं, क्या उसका प्रॉस है, क्या उसका कॉन्स है, एंड आगे चल के अगर सपोज़ ज़्यादा अगर जीन्स हो गया, आगे चल के सपोज़ कोई एक डिज़ीज़ निकला जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व है तो उसको कैसे हम ट्रीट करें, शैल वी यूज़ जीन थेरेपी और नॉट। तो ये सब चीज़ें आज हमने देखा। फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस एंड फन फील्ड फैक्ट्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू यूनिमॉन्स।